जियोमॉर्फोलॉजी के एक ऐसे सेक्शन में एंट्री कर रहे हैं जहाँ से एक्सोजेनेटिक फोर्सेज या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म्स क्रिएशन में अपनी भूमिका रखता है। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल टॉपिक है वैसे, लेकिन कभी कभी इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग। वेदरिंग, हिंदी में अपक्षय। अपक्षय, तो ये वेदरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा वर्क है जिसमें कहा जाता है कि इन सीटू मेथड से किसी भी रॉक स्ट्रक्चर का अपने मूल स्थान पर, एक्चुअल प्लेस पर ही टूट फूट कर बिखर जाना, ढेर हो जाना, यानी कि डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाना, किसके प्रभाव से? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। यानी कि अगर कोई रॉक स्ट्रक्चर है उस पे टेम्परेचर यानी कि तापमान और रेनफॉल के कारण, वर्षा के कारण जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है उसके कारण उसका अपने ही जगह पे विघटन, वियोजन कहा जाता है, डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का वो प्रोसेस जो इन सिटू मेथड से हो, स्थानिक रूप में हो, उसे ही क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अब देखिए वेदरिंग के लिए जरूरी एक क्या हो गया? एक हो गया रॉक और एक हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन। और मेथड चूंकि इन सीटू है, स्थानिक है, तो हमें देखना होगा कि टूट फूट कर चट्टानें कैसे अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। अब देखिए रॉक, आप लोगों ने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा। यहाँ दो रॉक को हम लेकर के कोशिश करेंगे वेदरिंग समझाने का। मेटामॉर्फिक तो देखो इग्नियस का ही मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से मेटामॉर्फिक बना, या सेडिमेंट्री का ही मेटामॉर्फिज्म हुआ। तो मेटामॉर्फिक रॉक अपने आप में नहीं, बल्कि इन दोनों का रूपांतरित रूप है। रूपांतरित चट्टान दोनों का रूपांतरित रूप है। तो दोनों को हम ले लेते हैं तो शायद हमें इस चीज को समझना आसान होगा। देखिए एक है इग्नियस रॉक और एक है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये कहा जाता है कि अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक में जॉइंट्स होते हैं, लेयर नहीं होते। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात उसमें नहीं होती, और जॉइंट्स होता भी है तो वो 90 डिग्री पे वर्टिकल कंडीशन में पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन में बेडिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें लेयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में सेडिमेंट्री रॉक पर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल तरीके से इसका डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज होना आसान होगा, जबकि इग्नियस वाले पे केमिकल रिएक्शन कम होता है। ये रॉक वाले में भी हम लोग पढ़े थे। तो वैसी कंडीशन में इग्नियस जो चट्टान है, इग्नियस रॉक है, उसमें कहीं ना कहीं क्रैकिंग होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्चर होगा और वो टुकड़ों में अलग अलग बटेगा, फिजिकली ज़्यादा, केमिकली बहुत ही कम। सेडिमेंट्री में फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की कंडीशन क्या होगी? ज़्यादा तेज़ी से होगा, इसलिए इसका वेदरिंग भी सबसे ज़्यादा होगा। एक तो रॉक के नेचर को समझिए, दूसरा है ये दोनों मिलाकर के बनता है क्लाइमेट। क्या? टेम्परेचर प्लस रेनफॉल इज इक्वल टू क्लाइमेट। अब कहा जाता है कि दूसरा बड़ा फैक्टर्स आ गया क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक की कंडीशन कहीं पर कहाँ है, उस आधार पर ही इस पे इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल और केमिकल तरीके से इसको डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज करने की स्थिति।
हम इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर वेदरिंग को पढ़ते हैं, उसके टाइप्स को पढ़ते हैं, उसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं, तो आसानी से समझा जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे। आप माइंड में क्या रखेंगे, रॉक के ये दोनों टाइप, और माइंड में रखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर बोलूँ कि किसी भी रीजन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर के सोर्स के रूप में जो रेनफॉल की बात हम कर रहे थे वो नहीं है, तो वहाँ पर केमिकल वेदरिंग होना पॉसिबल है नहीं। वहाँ पर सिर्फ फिजिकल तरीके से टूटेगा, तो उसको फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। अगर कहीं पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, मान ले 0 डिग्री, 0 से 10 डिग्री बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर कम है बट वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर है, तो टेम्परेचर के अभाव में भी यहाँ केमिकल वेदरिंग नहीं हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फिजिकल ही होगा, यहाँ पर भी फिजिकल ही होगा। तो केमिकल कब होगा, जब टेम्परेचर भी होगा, कौवा भी उड़, प्लस रेनफॉल यानी कि रेनफॉल वर्षा भी होगी, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, दोनों है, तब क्या हो जाएगा, तब केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। दोनों एप्रोप्रिएट कंडीशन में होगी तब केमिकल वेदरिंग की कंडीशन होगी। अब आपको क्या करना है कि इसको समझने के लिए मैं चार्ट बना के कोशिश करूंगा कि एक साथ उन सभी चीज़ों को समझ जाए, जिसमें आपको अब इससे अंदाज़ा क्या लग गया कि मेजरली जो देखा जाए तो 2 ही टाइप के वेदरिंग होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब तीसरा जो बायोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो है या बायोलॉजिकल, उसमें भी एक्टिविटी जो होगी वो या तो फिजिकल होगी या केमिकल तरीके से होगा। बट वो चूँकि कोई जीव कर रहा है, कोई प्लांट कर रहा है, मनुष्य के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए हम उसको अलग नाम दे दिए। लेकिन इन दोनों को ही मेन ध्यान रखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा आसानी से, राइट।